जय हिंद दोस्तों। जेसीओ ओआर की विसंगतियों की मीटिंग पर बड़ी अपडेट आई है। बता दें, आज ही अभी खत्म हुई है जेसीओ ओआर के साथ जो विसंगतियां हुई हैं, एमएसपी हो या डीजीआर हो या ओआरओपी हो, सभी विसंगतियों पर मीटिंग की गई। 8 छोटी बड़ी मांगे मान ली गई हैं। इस पर बड़ी अपडेट है। बता दें, ये मीटिंग हुई है, मीटिंग विद डीएसडब्ल्यू, एमओडी एंड वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से जो मीटिंग हुई है एमओडी की, उस पर लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। बता दें, तीसरी मीटिंग में 8 छोटी बड़ी मांगे मानी गई हैं। रक्षा मंत्री ने मीटिंग के लिए एमओडी और डीएसडब्ल्यू से मीटिंग फिक्स करी थी। जो तीसरी मीटिंग हुई है, इस पर क्या अपडेट आई है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये मीटिंग आज अभी खत्म हुई है और इस पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वीर बहादुर साहब ने नई जानकारी दी है, नया अपडेट दिया है कि कौन कौन सी बातें मानी गई हैं और कौन कौन सी बातें अभी उस पर बात चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो बातें मानी गई हैं और कौन सी बातें नहीं मानी गई हैं इस मीटिंग में, 2015 से किए जा रहे प्रयास के बाद कुछ और सफलता मिली है। इन्होंने कहा है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने, आज सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू एमओडी से मीटिंग 1.5 घंटा चली और मेरे साथ श्री अशोक ठाकुर, श्री राम सिंह तनवर और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी थे। यानी कि जो मीटिंग में थे 4 लोग थे और चारों लोग, यह मुलाकात 7 मार्च 2022, 8 जनवरी 2023, 2 मीटिंग के बाद ये तीसरी मीटिंग है। रक्षा मंत्री जी ने कहा कई मीटिंग फिक्स की थी, तीसरी मीटिंग हो चुकी है। बता दें, 10 जनवरी को सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू एमओडी के साथ मीटिंग की अगली कड़ी थी। यानी कि ये अगली कड़ी है जो अब आज मीटिंग हुई है। जिस मुद्दे पर सहमत बनी है वो इस प्रकार है। कौन कौन से मुद्दों पर सहमत बनी है, बता दें, सिपाही से जेसीओ रैंक के सभी ईसीएचएस कार्ड अब प्राइवेट वार्ड का भी फायदा ले सकते हैं। यानी कि सिपाही से जेसीओ रैंक में अब ईसीएचएस कार्ड धारक प्राइवेट वार्ड का भी फायदा ले सकते हैं। पहले ये ऑफिसर लेते थे, अब जेसीओ वार्ड भी इसका फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें वन टाइम कंट्रीब्यूशन की ऑफिसर और जवान की राशि में जो अंतर है उसको, जैसे कि ऑफिसर को वन टाइम 1,20,000 देना पड़ता है और जवान को 30,000 रुपए उसको पे करना होगा। यानी कि उनको अलग से और पे करना होगा अगर प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी लेनी है। यानी कि वन टाइम 90,000 देकर जवान 30 + 90 हो जाएंगे 1,20,000, 53,000 देकर जेसीओ और उसके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं। यानी कि अब आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के आप प्राइवेट वार्ड दे सकते हैं। इस पर सहमति हो गई है और 35,000 देकर सेमी प्राइवेट जवान ले सकते हैं। यानी कि सेमी प्राइवेट अस्पताल वार्ड ले सकते हैं आप। तो इस पर अपडेट आई है। पहली बात यह हुई है। दूसरी, ओआईसी ईसीएचएस अब डॉक्टर भी होंगे। यानी कि जो ओआईसी ईसीएचएस अभी तक ऑफिसर होते थे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, अब डॉक्टर भी होंगे। ऐसा क्यों किया गया है इस पर बता दें, मैंने पिछली मीटिंग में ओआईसी जो कर्नल होते थे और सर्विस मानसिकता के कारण ईसीएचएस चलाते थे, यानी कि जो उनको फौज में जैसे चलाते थे, फौज में रूल्स करते थे, वैसे ही ईसीएचएस में भी रूल करने लगते थे जो कर्नल या फौजी ऑफिसर होते थे। जेसीओ ओआर को होने वाली परेशानी से अवगत कराया कि जो सर्विस करके रिटायर होके कर्नल ईसीएचएस में भर्ती हो गए हैं, उनको वही सर्विस मानसिकता रही है और वही उसी तरह से जेसीओ ओआर के साथ पेश आते हैं, ट्रीट करते हैं। अब 20% ओआईसी डॉक्टर होंगे, यानी कि सिविल डॉक्टर होंगे। मैंने 100% मांग किया था, इन्होंने कहा है कि मैंने 100% की मांग की थी, लेकिन 20% डॉक्टर अब सिविल होंगे। इस पर मोहर लग गई है। ईसीएचएस में सुधार और रेफरल की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कहा गया है। यानी कि जो ईसीएचएस में सुधार करने के लिए और रेफरल की जो प्रक्रिया है इसको सरल बनाने के लिए कहा गया है। एमएच में ब्रिटिश काल की प्रथा के कारण ऑफिसर को ओपीडी और जेसीओ ओआर के लिए अलग दिन होने और इससे रेफरल में होने वाली देरी पर सवाल उठाए। यानी कि ओपीडी में ऑफिसर के लिए अलग दिन कर दिया जाता है, जेसीओ ओआर के लिए अलग दिन कर दिया जाता है, जिससे रेफरल में भी देरी हो जाती है।
सेक्रेटरी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि अलग अलग दिन क्यों कर दिए जाते हैं, जबकि रिटायरमेंट होने के बाद कोई ऑफिसर, कोई जेसीओ, कोई जवान नहीं रहता है, सारे एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं। आज भी ओपीडी अलग है और दिखाने के की बात कही, यानी कि इस बात को देखने की बात कही कि अगर ओपीडी अलग किए गए हैं ऑफिसर के लिए तो ये गलत बात है, इसको सही किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या सुधार हुआ है, सैनिक बोर्ड में ऑफिसर को आरक्षित रूम, सैनिक जो भी बोर्ड है उसमें अफसर को आरक्षित रूम दिया जाता है और जवान जेसीओ को भी मिलना चाहिए, यानी कि जो एक रूम आरक्षित किया जाता है, अब जवान जेसीओ को भी उसमें अधिकार होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद सैनिक बोर्ड में उसका भी एक वो रूम, उसमें अधिकार होना चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अलॉटमेंट किया जाना चाहिए, ना कि ये कह दिया जाता है कि ये ऑफिसर के लिए रिजर्व है। चाहे ऑफिसर आया हो या ना आया हो, तो जो पहले आएगा उसी को अलॉट किया जाएगा। इस पर भी बात बन गई है। बता दें, सैनिक बोर्ड सचिव अब ग्रेजुएट, यानी जो सैनिक बोर्ड के सचिव होंगे, ग्रेजुएट जेसीओ, एनसीओ और जवान भी होंगे। अब पहली बार जो सचिव होते थे सैनिक बोर्ड के, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के, उसके सचिव ग्रेजुएट जेसीओ जवान भी हुआ करेंगे, तो ये इसकी भी हामी भर दी है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अब जवान जेसीओ का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, यानी कि जितने भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड हैं उसमें जेसीओ जवान का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। अभी तक ना के बराबर प्रतिनिधित्व था या लोअर में उनको रखा जाता था। इसी तरह राज्य सैनिक बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, यानी कि राज्य सैनिक बोर्ड में भी जेसीओ और जवान होंगे, क्योंकि आपका देखा होगा सीए में आप जब तक कॉल ना करो तो आपका सैनिक बोर्ड आपके फॉरवर्ड ही नहीं करता है सीए, जिसकी वजह से आपका सीए लटक जाता है। सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार सिर्फ ऑफिसर को दिखाने दिए जाते हैं, यानी कि जो छठा पॉइंट है, सिक्योरिटी का जो व्यापार है इसमें सिक्योरिटी एजेंसी केवल ऑफिसर ही खोल सकते हैं और कोको पेट्रोल पंप सिर्फ ऑफिसर को ही दिए जाते हैं। तो इसमें भी कहा गया है, इसमें भेदभाव है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन महसूस हो रहा था कि डीजीआर में बैठे अधिकारी इनसे इसमें बाधक हैं और उनकी वजह से इन्होंने इस बात पर कुछ नहीं कहा है। जवानों के लिए आकर्षक रीसेटलमेंट बनाकर बड़ी लकीर खींची जाएगी, यानी कि जवानों के लिए अब रीसेटलमेंट के लिए आकर्षक स्कीम बनाई जाएगी। मैंने उनको अवगत कराया कि कोको पेट्रोल पंप सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कोर्ट में भी केस किया हुआ है। ऑफिसर के अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। कोको और सिक्योरिटी में जवानों का हिस्सा देना होगा, लेकिन बता दें कोको में अब जेसीओ को भी शामिल कर लिया गया है। 2-3 दिन पहले एक लेटर जारी हुआ है, उसका मैंने वीडियो भी बना दिया है कि कोको में अब जेसीओ भी उसमें एजेंसी ले सकते हैं, कोको रिटेल डीलरशिप ले सकते हैं। सीएसडी के संबंध में विस्तार से बात की गई और सीएसडी का जो विसंगति है कि ऑफिसर के लिए अलग काउंटर है और जवान जेसीओ के लिए अलग काउंटर है। इसके बाद सीएसडी का मामला आपने देखा होगा, लिक्वर में ऑफिसर का ही पूरा अधिकार दे दिया गया, जवान को एक आध बोतल दे दी जाती है और जो महंगी होती है वही जवानों को दी जाती है। यानी कि सीएसडी के बारे में भी कहा गया एक ही कार्ड बनेगा, यानी कि सीएसडी का अब एक ही कार्ड बनेगा, उसके आप डुप्लीकेट दूसरा कार्ड बनवा सकते हैं जिससे सभी सुविधाएं होंगी। यानी कि जो सीएसडी का लिक्वर अलग, ग्रोसरी अलग, ऐसा नहीं होगा। एक ही कार्ड में आप दो या 3 डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं और उसमें ही सारी सुविधाएं होंगी। कंपनी एक्स सर्विसमैन को सीधे सीएसडी छूट का लाभ देने के लिए भी बात की गई है कि अब अगर आप चाहो तो कंपनी में सीधा जाके सीएसडी की छूट ले सकते हैं, कंपनी से सीधा ले सकते हैं। पहले हमें क्या बॉन्ड बनाना पड़ता था, कई ऐसे झमेले थे जिसकी वजह से कोई सीएसडी का लाभ नहीं ले सकता था। जैसे 4 पहिया की गाड़ी होती थी या फ्रिज, एसी, कूलर, ऐसी चीजें नहीं ले पाते थे क्योंकि उसमें बहुत झमेला होता था। अब डायरेक्ट आप कंपनी से ऐसा किया जाएगा कि कंपनी से डायरेक्ट आप जाके ले सकते हैं और सीएसडी कार्ड से आपको छूट दी जाएगी। क्यूएमजी से बात कराने की भी बात हुई है, क्यूएमजी से भी बात कराई जाएगी, इसकी बात हुई है। इसमें इन्होंने कहा है 8वें पॉइंट में, मैंने एएफटी में एक सेना के मेंबर के स्थान पर सिविल जज की नियुक्त करने की बात उठाई है। यानी कि एएफटी में कम से कम सेना के जो मेंबर हैं उसके साथ में सिविल जज भी नियुक्त होने चाहिए, जिससे कि हमारी बात उनको समझ में आए। कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें कि सेना के जज होते हैं जो कि
गलत डिसीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि उनमें भेदभाव की भावना हो सकती है। इसमें एएफटी में एमओडी के अंदर है, लेकिन वो विभाग अलग है, ऐसा उनका कहना था कि एमओडी का विभाग अलग है, इसलिए हम इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। कुछ और बातों पर सहमत बनी है। रक्षा मंत्री से अप्रूवल के बाद सभी पत्र जारी होंगे, यानी कि अभी रक्षा मंत्री का अप्रूवल बाकी है। ये 8 पॉइंटों में सभी पत्र जारी किए जाएंगे, ये भी बात कर ली गई है। अब बता दें, डिसेबिलिटी पेंशन पर सेक्रेटरी ने कहा है जो अधिकारी ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे इन पर लगाम लगेगी। यानी कि डिसेबिलिटी जो पेंशन मिल रही है, अधिकारी जो ले रहे हैं वो अभी लेते रहेंगे, लेकिन आगे इस पर लगाम लगेगी। अब 8वां जो पॉइंट है वो आरोपी की विसंगति के संबंध में है। मैंने विस्तार से चर्चा की और लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी है। वो आरोपी की जो विसंगति है उसमें पैसे की कमी कही गई है, धीरे धीरे कुछ किया जा सकता है। इस पर अशोक ठाकुर ने कहा कि फाइनेंस के मैटर पर कुछ तो जल्दी करना होगा, इसके लिए वे रक्षा मंत्री जी से बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो पीएमओ से भी अगर रक्षा मंत्री कहेंगे तो बात की जाएगी। आज ही संगठन के हिमाचल के अध्यक्ष जेएस पाटिल साहब ने एक मंत्री से मुलाकात की है और उन्होंने मंत्री जी ने कहा है कि कोई एक पॉइंट दे जो कि मैं प्रधानमंत्री को बताऊं। उन मंत्री ने कहा है कि ऐसा पॉइंट दे जो हम प्रधानमंत्री को बताएं, तो वो पॉइंट दे दिया गया है। पॉइंट क्या है? मैंने पैसे बचाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म की बात की है। कहा है कि एमसीओ जैसे संस्थान जो जेसीओ एनसीओ को आराम से संभाल सकते हैं, एमसीओ जो है वो जेसीओ एनसीओ आराम से संभाल सकते हैं, वहां सैकड़ों कर्नल बिठा के रखे हैं। कई अपॉइंटमेंट हैं जिनको जेसीओ एनसीओ चला सकते हैं। राम सिंह ने कहा कि टाइम स्केल प्रमोशन से अफसर लापरवाह हो गए, बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उनकी क्षमता और कार्य कुशलता प्रभावित हुई है। यानी कि टाइम स्केल प्रमोशन कर दिया अफसरों का, जिसकी वजह से उनको काम करें चाहे ना करें उनका प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसकी वजह से उनका कार्य करने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसको खत्म किया जाए। सब एरिया पहले ब्रिगेडियर चलाते थे, अब मेजर जनरल। तो इसमें भी आप समझ सकते हो, पहले ब्रिगेडियर चला लेते थे, अब मेजर जनरल। ये कारण है कि जो टाइम स्केल प्रमोशन होने की वजह से अब जो अपॉइंटमेंट हो जाते हैं उसके बाद उनको छोटी यूनिट भी दे दी जाती है बड़े ऑफिसर को। सब एरिया बंद करने के लिए इन्होंने कहा है और एक पीस स्टेशन में कई ऑफिसर मेस चलाने पर सवाल खड़े किए हैं। अब आप समझ सकते हैं, एक पीस स्टेशन है जिसमें 100% फैमिली ऑथराइज होती है ऑफिसर को, उसमें भी हर यूनिट का अलग अलग ऑफिसर मेस होता है। तो ऐसा क्यों? जबकि एक यूनिट का जो सिंगल मेंबर ऑफिसर होगा, 1 या 2 होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद भी हर यूनिट में एक ऑफिसर के लिए एक मेस, दूसरी यूनिट में 2 ऑफिसर के लिए एक मेस। तो इनका एक कंबाइंड एक मेस होनी चाहिए पीस एरिया में। ऑफिसर के लिए री एम्प्लॉयमेंट पर भी रोक लगे, क्योंकि वो 60 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छी री एम्प्लॉयमेंट 2 लाख 2.5 लाख, यहां तक कि उनको साल का 30-30 लाख रुपए सैलरी वाली जॉब दी जाती है। जहां इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय सरकार की पैसे की बर्बादी, यानी कि सिर्फ पैसे की बर्बादी है और कोई कारण नहीं है। सेवादारी प्रथा पर हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं सेना के काम करने के लिए, वो नौकर बनकर काम कर रहे हैं। नौकर बनकर काम करने का मतलब है कि जो 5,000 में काम हो जाए वो 70,000 60,000 पेमेंट लेने वाला एक फौजी काम कर रहा है ऑफिसर के लिए। तो समझ सकते हैं, जो 5,000 में काम करने वाला जो नौकर आप रख सकते हैं, उसके लिए फौजी को रखा जा रहा है। सरकार बजट लीक को रोक हमारी मांग पूरी करे। और मिलिट्री रिफॉर्म पर उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, इस संबंध में सीडीएस से मुलाकात करना चाहिए। रांची के पूर्व सैनिकों ने मुझे जो समस्या बताई, मैंने उस समस्या को भी सेक्रेटरी को अवगत कराया। पैसे का काम पीएमओ से ही होगा। सभी से निवेदन है कि माननीय पीएम मोदी को जो पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं, इस अभियान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में जो विशाल रैली होने वाली है, 1 लाख से भी ज्यादा पूर्व सैनिक इकट्ठा होने की उम्मीद है। और बता दें, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि अगर हम इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो जिससे कि हमारी मांग पूरी हो, क्योंकि
ऑफिसर और सेना में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हमें लग रहा है कि हमारी मांगे इन तक पहुंच रही हैं, लेकिन सरकार तक अभी कोई ऐसी मांग नहीं पहुंच रही है जिस पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा पॉइंट दिखने को मिला हो। इसलिए 6 अगस्त को जो रामलीला में रैली होगी, इसमें बड़ी संख्या में भाग लें, जिससे कि सरकार भी इस मामले को देखे और समझे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।